जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करेंगे कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया होगा कि हम लोग करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न, जो एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो विगत साल में पूछे गए हैं। उन्हीं सभी प्रश्नों को हम लेकर आ गए हैं क्वेश्चन बैंक की सहायता से। ठीक है, आंसर भी क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले नंबर आज की प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर इस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हैं, और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न आज का है कि सतत विकास क्यों आवश्यक होता है। याद रखिएगा, जो सतत विकास है, याद रखिएगा, सतत विकास का मतलब होता है कि सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी रह सके, जो टिकाऊ बना रह सके। और सतत विकास में ना केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर किया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है, ऐसा विकास जो सिर्फ अभी के लिए नहीं बल्कि आने वाले समय को भी देख करके जो विकास किया जाता है, जो विकास की जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं सतत विकास। मान लीजिए अगर हम पेट्रोल यूज कर रहे लगातार, अगर हम पेट्रोल का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे आज के समय में, तो आने वाले समय में क्या हो जाएगा, पेट्रोल की कीमत खत्म हो जाएगी। पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो आने वाले समय में लोगों को पेट्रोल नहीं मिलेगा, बल्कि जो भी मिलेगा पेट्रोल वो बहुत महंगा मिलेगा, क्योंकि कम जो सामान मिलता है ना, उसकी मार्केट में ज्यादा प्राइस होता है। याद रखिएगा, अगर आपके एरिया में मान लीजिए कपड़े का दुकान बहुत कम है, तो समझिए कि वो कपड़ा वाला दाम बढ़ा कर बेचेगा, क्योंकि वो जानता है कि कोई भी खरीदेगा तो मेरे पास से ही खरीदेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके एरिया में सिर्फ सब्जी का 2 ही दुकान है और वो पूरे कम से कम 10 गांव को कवर करता है, तो समझिएगा वो सब्जी जो बेचेगा ना, पूरा भाव बढ़ा के बेचेगा, क्योंकि उसको पता है कि हम यहाँ पर जो भी बेचने वाले हैं ऊंचे दाम पर बेचेंगे। उसी तरह से समझ लीजिए, अगर हम सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हैं, आने वाले धुन में एकदम ज्यादा यूज कर देते हैं, बहुत ज्यादा यूज कर देते हैं, तो हमारी जो भावी पीढ़ी है, आने वाले समय की जो पीढ़ी है, वो पीढ़ी के समय क्या हो जाएगा आप सबको पता है। उस समय हम लोग को एक एक चीज की मोहताज होना पड़ेगा। हमारे जो बच्चे होंगे उनको एक एक पानी की कीमत का पता चलेगा, उनको पैसा, उनके पास पेट्रोल नहीं मिलेगा, उनको कोयला नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही चीजों क्या करना है, सतत विकास क्यों आवश्यक है, तो सतत विकास इसलिए आवश्यक है कि हमारे भावी पीढ़ी को भी क्या मिल सके, जो चीज का इस्तेमाल हम कर पा रहे हैं वो हमारे आने वाले बाल बच्चे भी हों, उनका भी इस्तेमाल कर सके और उनके भी आगे वो कर सके। ठीक है, तो ये कब हो सकता है, जब हम किसी भी वस्तु का कायदा से इस्तेमाल करें, उचित इस्तेमाल करें, ना कि अनादुना। मान लीजिए 1 बाल्टी से नहाना है, 4 बाल्टी से नहा रहे, तो पानी का यूज नहीं कर रहे हैं, बर्बादी नहीं कर रहे हैं हम लोग। देखिए, उसको लिख सकते हैं, ब्रुडलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया कि यह विकास की प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की आवश्यकता है बिना भावी पीढ़ी को क्षमता योग्यता समझौते की ये पूरी की जाती है। याद रखिए, ठीक है, जैसे कोयले का इसी प्रकार यदि उपयोग हुआ तो भावी पीढ़ियों में कोयला नहीं बचेगा। बिल्कुल बात है, अगर कोयला का इस्तेमाल करें तो आने वाले भविष्य में उनको पता नहीं चलेगा कि कोयला होता क्या है। ठीक है, क्योंकि वो मिल भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इतना भी जाएंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, आज का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। आज का हम लोग का जो सेकंड नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिए, सेकंड नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सूखे के कारणों को बताना। अब हमें क्या बताना है, सूखे के कारण बताना। हम लोग को क्या बताना है, सूखे के कारण। सूखे का मतलब होता है, देखिएगा आप अभी जब धान की रोपाई करते हैं, उसके बाद देखिएगा आपके खेतों में जो होता है ना, दरारें फट जाती है। फसलों के बीच क्या होता है, दरारें फट जाती है, मिट्टी फट जाती है, उसमें से दरारें निकल जाती है। इसका मतलब क्या है, पानी जिस तरह से ओट फटता है ना, देखते हैं दरारें फट जाती है, उसी तरह से समझिएगा वो भी क्या होता है, मिट्टी की भी दरारें फट जाती है ऊपरी सतह, और पानी सूखने के कारण। ठीक है, क्योंकि उसको पानी मिलता नहीं है तो फट जाता है गर्माहट के कारण। ठीक है, तो वही चीज याद रखिएगा, सुखाड़ में निम्नलिखित कारण क्या है। सुखाड़ में जो है निम्नलिखित कारण क्या है। ठीक है, तो देखिए, सुखाड़ के कारणों को बताना। देखिए, पर्यावरण, सबसे पहले लिख सकते हैं कि सुखाड़ के निम्नलिखित कारण है। ठीक है, सुखाड़ के निम्नलिखित कारण, यानी देखिए जहां पर वर्षा की कमी होगी या बरसात नहीं होगा, पानी की मात्रा की कमी हो जाएगी, वहीं पर सुखाड़ उत्पन्न हो जाता है। तो वही चीज बोला कौन कौन से कारण है, तो आप लिख सकते हैं पर्यावरण अवनयन। ठीक है, इसका मतलब पर्यावरण में होने वाले छेड़छाड़ सूखे का कारण है। बिल्कुल जरूरी बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर पर्यावरण में आप छेड़छाड़ करते हैं तो वो सूखे का कारण 100% बनेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए वायु, जल, मृदा का बढ़ता हुआ प्रदूषण सूखा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारण है। बिल्कुल, अगर वायु में प्रदूषण हो रहा है, जल में प्रदूषण हो रहा है, मृदा में, मिट्टी में प्रदूषण हो रही है, तो इससे क्या होगा, जो सूखा है, जो सूखेपन की स्थिति है वो बरकरार रहेगा, या मेरे आंखों के सामने हो या मेरे आंखों के पीछे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जरूर होगा, याद रखिएगा। चलिए, अगला है, इसमें 2 नंबर लिख सकते हैं कि मानव जनित तथा प्राकृतिक आपदा। मानव जनित मतलब मानव के द्वारा भी किया गया, और प्राकृतिक आपदा कारण क्या क्या है, समझिए कारण क्या है। भूमि की ऊपरी सतह पर अपरदन होने से मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है उसमें ह्रास हो जाता है। देखिए, मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है, अपरदन, जब मिट्टी का कटाव होता है ज्यादा, ठीक है, तो अपरदन होता है, तो क्या होता है, मिट्टी की गुणवत्ता जो होती है ऊपरी परत में वो हाथ से होने लगती है, कमी होने लगती है। ठीक है, इससे इसकी जल धारण क्षमता समाप्त हो जाती है, यानी कहने का मतलब उसको जल सोखने की क्षमता जो होती है वो खत्म हो जाती है, जल धारण करने की क्षमता जो होती है खत्म हो जाती है, वो जल को अपने पास नहीं रख पाता है। ठीक है, दिन प्रतिदिन मृदा अपरदन से प्रभावित और कृषि भूमि सूखे जैसी आपदा से प्रभावित होने लगती है। अब क्या होता है कि दिन प्रतिदिन मृदा अपरदन से प्रभावित जो होता है, कृषि भूमि, सूखा, ये सभी आपदा से क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, ये बर्बाद हो जाता है। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद और एक और टॉपिक बना के लिख सकते हैं। क्या टॉपिक बना के लिख सकते हैं, भूमिगत जल में ह्रास। अब जितना मर्जी उतना लिखिए, आपकी मर्जी है। इस टॉपिक को लिख करके बड़ा लिखिए, छोटा लिखिए, आप पर निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर पूछ रहा है, जितना बड़ा या छोटा आपके ऊपर। सुखाड़, ठीक है, सुखाड़ की स्थिति में भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर की भी बहुत भूमिका होती है। आप सबको पता है, भूमिगत जल में ह्रास, यानी जो भूमि के अंदर जो जल का ह्रास
विकास हो जाता है, कमी होता है। देखिए गर्मी के दिनों में आप गाँव देहात में देखिएगा, जब आप किसी नल वगैरह बोलते हैं ना, कल कल चापाकल जो पानी का होता है उसको जा करके चलाएंगे तो पता चलेगा कि उसमें पानी नहीं है, छोड़ दिया रहता है, बुझाता है पानी नहीं आ रहा है, पानी सूख गया, बोलते हैं पानी सूख गया, ऐसे बोलते हैं ना कलोल में। तो वही चीज होता है, भूमिगत जो स्तर होता है पानी का लेवल नीचे गिरता चला जाता है। यानी समझ लीजिएगा भूमिगत जल की पुनः पूर्ति वर्षा से होती है। आप सबको पता है कि अगर भूमिगत जल में जो भी पानी मिलता है वो कहाँ से आता है, वर्षा के माध्यम से आता है। ठीक है, वनों के विनाश, मृदा अपरदन और भूमिगत जल के विदोहन और अवनयन के कारण वर्षा चक्र परिवर्तन इत्यादि कारणों में भूमिगत जल सूखने का लगता है। ठीक है, देखिएगा अब मृदा अपरदन होगा, वनों की कटाई होगा, पेड़ों के नहीं रहेंगे तो वर्षा लाने में मदद कौन करेगा। मतलब प्रकृति भी एक तरह से जिम्मेदार कारक होती है। प्रकृति को खराब करने का काम कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग उसके कारण बन रहे हैं, तभी तो ऐसा कुछ हो रहा है, याद रखिएगा। तो ये नहीं कहा जाए कि सिर्फ भगवान ने कुछ करता है जिसके कारण सूखा होता है, नहीं, मनुष्य भी इसके कारक है जिसके कारण सूखा होता है। आप डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप किसी और को प्रभावित, मान लीजिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो बोलेंगे बादल बरसात से क्या मतलब, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे तो पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं ना। आज जब पेड़ पौधे नष्ट होंगे तो वो पेड़ पौधे बरसात लाने में मदद करते हैं। जब वो पेड़ पौधे नहीं लाएंगे, बरसात बादल को खींच कर अपने पास नहीं लेंगे, उसको वर्षा नहीं करवाएंगे, तो फिर वर्षा कहां से होगी आपकी। मिट्टी का मतलब विदोहन होगा, वर्षा, मतलब हर एक तरह से आपका बर्बादी होता है, समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जितना एक्सप्लेन करेंगे बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन भी हेडिंग लिख सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों में दिनादुदिन वृद्धि के कारण वायुमंडल का तापमान दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है और सुखाड़ जैसे विकट समस्या आ जाए। अब देखिए भूमंडलीय जैसे ग्रीन हाउस वाला हो रहा है, जो पराबैंगनी की किरण एंटर करने लगेगी यहाँ पर अंदर, समझ लीजिए एक तरह का ओजोन परत जो है वो खत्म होगा, समझिए एक तरह से पूरा बर्बाद होने लगेगा हम लोग का। ठीक है, और जब सूर्य की किरणें ज्यादा यहाँ पर पड़ने लगेगी, और चाहे ग्रीन हाउस मतलब समझते हैं ना, CO2 का जब मात्रा जहाँ ज्यादा बढ़ने लगेगा, वो तापमान हमारा वायुमंडल जब सबसे ज्यादा गर्म होने लगेगा तो पानी की मात्रा को तो सोख लेगा, तो फिर आपको सामने क्या देखने को मिलेगा, सूखापन मिलेगा। तो ये भी आपके एक तरह का कारण ही बनेगा सूखापन का। ठीक है, तो आप बहुत सारा चीज लिख सकते हैं इसमें, इतना जरूरी है कितना लिखे, 2 नंबर पूछ रहा है, तब छोटा टॉपिक लिख करके छोटा छोटा ट्रिप लगा करके लिख देंगे, नंबर आ जाएगा पूरा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न बहुत बार, तीसरा प्रश्न हम लोग है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं को उल्लेख कर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, देख लीजिए, तो इस प्रश्न को भी अच्छे से ध्यान में रख लेंगे आप लोग। ठीक है, आइए इस प्रश्न को ध्यान से देखें। बोला कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का स्वामित्व होता है। मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है ना, कोई भी उत्पादित साधन होता है, उत्पादन के साधन होता है, उस पर निजी व्यक्ति, खास किसी अपने व्यक्ति का भी और प्लस सरकार, दोनों का उस पर अधिकार होता है। तदनुरूप उत्पादन भी है। ठीक है, आय स्वरूप लाभों का व्यय भी दोनों अपने अपने क्षेत्र में करते हैं। जो आय स्वरूप लाभ का जो होता है ना खर्च, वो अपने अपने क्षेत्रों में करते हैं। ठीक है, इस प्रकार दोनों ही मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। ये क्या आते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। और भारत हमारा जो है ना, वो एक तरह का मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाता है, याद रखेंगे। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी पूंजीवादी व्यवस्था का मध्यवर्ती मार्ग होता है। बिल्कुल, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होता है वो पूंजीवादी और समाजवादी के बीच का मध्यम भाग होता है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में का उद्देश्य जो होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, सूक्ष्म लाभ कमाना, उपभोक्ता को जन्म देना। ठीक है, और क्या करना, आर्थिक समृद्धि और समानता लाना। ये सभी मिश्रित अवस्था कार्य करता है जो भारत में हो पाती है, याद रखिएगा। ठीक है, ना किसी को ज्यादा अमीर कर देगा, ना ज्यादा किसी को गरीब कर देगा, बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया। ठीक है, इसको भी आप बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। ये सब इतने क्वेश्चन, ये सब ऑलरेडी आपके क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है, उसमें आंसर है, तो वही चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को, समझ लीजिएगा। आधारित संरचना पर प्रकाश डाले। अब आधारित संरचना पर आपको प्रकाश डालना है, यानी आधारभूत संरचना किसे कहते हैं, याद रखिएगा। या आर्थिक और आर्थिक आधारभूत संरचना का महत्व क्या है। 3 तरह के क्वेश्चन पूछा, आंसर समझ लिए, एक ही हो गया आधारभूत संरचना पर प्रकाश डाले। आधारभूत संरचना किसे कहते हैं, यह आधारभूत संरचना का संरचना पर महत्व कैसे समझिएगा। आधारिक संरचना का या आधारभूत संरचना का आशय वैसे सुविधाओं और सेवाओं से होता है जो देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण है। मतलब देखिए, देश को विकास करने, मतलब देश को एक मदद देते हैं, आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत करते हैं, मतलब देश को तरक्की करने में मदद करते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आप बोल रहे हैं कि आधारिक संरचना की श्रेणी में बिजली हो गया, परिवहन हो गया, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेल आदि आते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको गांव को तरक्की करना है, तो गांव में अगर अस्पताल खुल गया, गांव में अगर बैंक खुल गया, गांव में अगर बिजली आ गई, गांव में अगर रास्ते बन गए, तो सोचिए जिस गांव में अगर ये सब चीजें नहीं थी, अगर उस गांव में ये सब चीजें आ रही है, तो समझिए वो गांव तरक्की कर रहा है। अगर वो गांव तरक्की कर रहा है तो उसके आसपास का बगल का क्षेत्र भी तरक्की करेगा, और धीरे धीरे बढ़ते पूरा क्या होगा, पूरा देश तरक्की करेगा। तो ये सब क्या होता है, आधारित संरचना होता है। अगर किसी भी देश का अगर तरक्की करना है तो उसका आधारभूत संरचना मजबूत होना चाहिए, याद रखिए। अगर किसी भी गांव को अगर तरक्की में लाना है तो उसके अंदर आधारभूत संरचना मजबूत होना चाहिए। अगर किसी भी देश को या किसी भी राष्ट्र को अगर मजबूत कर देना है तो उसकी सबसे पहले उसकी आधारित संरचना है वो मजबूत होना चाहिए, यानी वहां पर स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, अस्पताल, ये सब अच्छे किस्म से होना चाहिए, बढ़िया से चलना चाहिए। तो ये सब अगर अच्छे से चलेगा तभी जाके आधारभूत संरचना का महत्व भी बढ़ेगा, याद रखेंगे। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद बोला कि देश के आर्थिक विकास के साथ आर्थिक संरचना का संबंध समानुपातिक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब अगर वही समानुपातिक का मतलब होता है देश का विकास, मतलब विकास जो होगा, देश का जो विकास होता है वो समानुपाती होता है किसके, आधारित संरचना के। क्यों, क्योंकि अगर आधारित संरचना बढ़ेगा तो देश का विकास होगा। बिल्कुल, अगर गांव में अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, बहुत सारा चीज खुलता चलेगा, रोड बढ़िया, सड़क, बिजली, तो उससे धीरे धीरे क्या होगा, देश का तरक्की होगा, याद रखिएगा। ये देश की तरक्की
पर निर्भर कौन, अगर कोई भी देश का तरक्की करना है तो सबसे पहले आपको भूमि के निचले स्तर से काम करना होगा, समझ रहे हैं ना, आपको आधारित संरचना को मजबूत करना होगा, तो ऑटोमेटिक देश तरक्की कर जाएगा, याद रखिएगा। तो कोई भी चीज याद रखिए, अगर किसी को तेज करना होगा ना, अगर किसी भी स्टूडेंट को जैसे देख लीजिए, मान लीजिए बहुत तेज करना है या अपने आप को मजबूत करना होगा, तो उसको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, उसको अपना निचला स्तर मजबूत करना होगा। अगर वो निचला स्तर अपना मजबूत कर देगा तो ऊपरा स्तर अपने आप मजबूत हो जाता है, समझ लीजिए। अगर आप किसी घर को बनाते हैं तो आप घर का निचला हिस्सा क्यों मजबूत करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि सारा लोड इसी पे एक दिन पड़वे करेगा, हम जितना भी ऊपर बढ़ेंगे सारा लोड अकेला नीचे सहेगा। तब मान लीजिए आगे की पढ़ाई करते चले जा रहे हैं और पीछे का बेसिक मजबूत नहीं रख रहे हैं, तो सारा चीज आगे वाला भूल जाएंगे। लेकिन अगर नीचे से मजबूत करके चलते हैं, बेसिक नॉलेज रख के चलते हैं, तो आगे भूल भी जाएंगे, तो पीछे का याद है तो आपको दिमाग में आगे चल जाएगा, ठीक है। तो बेसिक मजबूत होना चाहिए आपको, ठीक है, नीचे का आधार मजबूत होना चाहिए, ठीक है। जिस अनुपात में आधारित संरचना का विकास होता जाएगा, उसी अनुपात में आर्थिक विकास की दर भी बढ़ता चलेगा। बिल्कुल सही बात है, जितना ज्यादा ये सभी इस सभी का विकास होगा, या रेल वगैरह अस्पताल वगैरह, तो उतना ही तेज से ये भी विकास हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आय से क्या समझते हैं। देखिए इनकम, आय मतलब इनकम से क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन देखिए। किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य करने से, देखिए आजकल लोग बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। तो शारीरिक काम करता है मतलब लेबर मजदूरी में काम करते हैं, और कुछ लोग दिमाग लगाकर काम करते हैं, ठीक है। तो जो शारीरिक काम करते हैं आज के समय में उनको पैसा कम मिलता है, जो मानसिक काम करते हैं उनको ज्यादा पैसा मिलता है, याद रखिए, दिमाग लगाकर। जो दिमाग से काम करता है उसको कम समय में ज्यादा चीज कमा लेता है, और मेहनत करने वाला ज्यादा मेहनत करता है, बेचारा कम कमाता है, याद रखिएगा, यही चीज फर्क होता है, ठीक है। तो किसी भी शारीरिक तथा मानसिक कार्य करने के फलस्वरूप किसी व्यक्ति को जो पारिश्रमिक मिलता है, मतलब जो भी बल से काम करे या बुद्धि से काम करे, किसी से भी अगर काम करते हैं और काम करने से जो आपको पारिश्रमिक मतलब जो परिश्रम करते हैं उसके बदले जो फल मिलता है, जो चीज मिलता है आपको, वही पारिश्रमिक उसका क्या कहता है, वही व्यक्ति का आय कहलाता है, इनकम कहलाता है। पहले के लोग क्या कहते हैं, काम धंधा करते थे, उसको खाना मिलता था, ठीक है, लोग 2 वक्त की खाना देते थे उसको। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति का इनकम वही है। अगर आप किसी घर में आज मान लीजिए स्टूडेंट है, ठीक है, जाकर के किसी घर पर किसी बच्चे को 2 मिनट का ट्यूशन देते हैं, पढ़ा देते हैं आप, ठीक है, 2 घंटा 1 घंटा, तो जो मेहनत दे रहे हैं ना, बुद्धि का प्रयोग करके उसको मेहनत दे रहे हैं ना, तो वो क्या हुआ, आपको वो जो उस पढ़ाए गए चीज से जो आपको पैसा मिल रहा है वो इनकम आपका है, वही आपका पारिश्रमिक है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते जाकर किसी के खेतों में काम कर दे रहे हैं, या किसी दौरी उरी का सीजन आता है तो आप दौरी में भाग लेते हैं, जाकर के काम कर लेते हैं, या किसी के खेत कटाई करना है उसमें पैसा लेते हैं आप, या और भी, या आप कोई पार्ट टाइम कोई जॉब करते हैं, जाकर किसी दुकानों पर बैठते हैं, साइबर कैफे वगैरह, पढ़ाई के साथ साथ, तो आप परिश्रमिक करते हैं, उससे जो पैसा मिलता है वो आपका पारिश्रमिक है, वही आपका आय कहलाएगा, याद रखिए। उदाहरण के लिए कोई प्रोफेसर यदि किसी वर्ग में बच्चों को पढ़ाता है, वही बात है, जब कोई बच्चा किसी वर्ग में पढ़ाता है तो उसके बदले में जो उसको मासिक वेतन मिलता है वही उसकी आय है। ये बुद्धि से काम कर रहा है। वही कोई लेबर जो जाकर के राजमिस्त्री में काम करेगा, दिन भर काम करके जो पैसा किसी का घर जोड़ जोड़ के बनाएगा एक दिन में, तो जितना पैसा कमाए, वो जितना काम करेगा ना उसी का वो पैसा लेता है, वही क्या कहलाता है, आय कहलाता है, इनकम कहलाता है, याद रखें। मैं उम्मीद करता हूं आप सबको आय अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब होता है कि एक कंपनी जो अपने देश को छोड़, अपने देश में भी हो, अपने देश को छोड़कर अन्य कम से कम एक अन्य देश में भी होना चाहिए। मतलब उस कंपनी का जो ब्रांच है, मान लीजिए भारत में अगर कोई कंपनी है, ठीक है, ठीक है, उस कंपनी का ब्रांच मान लीजिए चीन में भी हो, ठीक है, या ऑस्ट्रेलिया में भी हो, ठीक है। तो भारत का मेन कंपनी है वो अपनी कंपनी चीन में भी बैठाई है और अपनी कंपनी का जो ब्रांच है ऑस्ट्रेलिया में बैठाई है, तो ये क्या कहलाएगी, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाएगी। मान लीजिए मैंने पेन बना दिया, सोचो पेन बना दिया मैंने, ठीक है, मैंने कोई पेन बना दिया, सच, मैंने कोई पेन का बना दिया, सच पेन कोई बना दिया, पेन का नाम रख दिया मैंने सच, और वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाया मैंने भारत में, ठीक है। अब मैं वहां से मैं क्या करूंगा, अब मैं इसका विदेश में भी प्रचार करूंगा, मैं इसका कंपनी को विदेश में भी लेकर जाऊंगा और वहां पर भी कंपनी को अपना बैठाऊंगा, ठीक है। जब मैं वहां पर भी कंपनी को बैठाऊंगा, वहां के लोग भी इसको खरीदना शुरू कर देंगे, वहां के लोग भी इसका शुरू कर देंगे, तो मेरा एक ब्रांच, तो मेन ब्रांच मेरा इंडिया में हो गया, लेकिन मेरा जो सेकंड ब्रांच है, मान लीजिए मैं इंग्लैंड में खोला हूं, तो मेरा सेकंड ब्रांच कहां चल जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। तो ये मैं क्या हो गया, मैं बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाऊंगा एक तरह से। क्यों? क्योंकि मेरी जो कंपनी है इंडिया के साथ साथ इंग्लैंड में भी रहती है, और साथ में मैं अगर मान लीजिए चीन में इसका बैठा देता हूं इस पेन को, वहां के लोग भी सोचो सच पेन का यूज कर रहे हैं, तो मेरे बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब अपने ब्रांड अपने प्रोडक्ट को मैं इंग्लैंड में भी बेच रहा हूं, अपने प्रोडक्ट को मैं चीन में भी बेच रहा हूं, ठीक है। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, ये एक तरह की बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत की भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अन्य देशों के साथ जुड़ी है, और अन्य देशों की कंपनियां भी है जो भारत के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। इसलिए तो आप अलग अलग रियलमी मोबाइल, जावा का मोबाइल, सैमसंग मोबाइल, या लावा का मोबाइल, देखिए लावा का ब्रांड है इंडिया में, बहुत सा सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, देखिए एप्पल आपका नहीं है इंडिया का, लेकिन देखिए इंडिया में आकर को बेचाता है कि नहीं उसका ब्रांड, तो देखिए वो कहां का कंपनी है लेकिन इंडिया में आकर बेचा रहा है। जैसे कोको कोला हो गया, इंफोसिस हो गया, मतलब टेक्निकल नॉन टेक्निकल जितने भी चीज है सभी देश के बाहर विदेश में, मतलब एक कंपनी, याद रखिएगा, इस तरह से आपको दिमाग में रखना है कि जो कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन और स्वामित्व नियंत्रण रखती है, मतलब कि वैसी कंपनी जिस देश से है वो उस देश में भी उसका स्थान रहे, ठीक है। जैसे भारत की है तो भारत में भी रहे, और साथ में मैंने बताया ना चीन, पाकिस्तान, कहीं कहीं और देशों में भी उसका ब्रांच रहे, वहां भी उसकी कंपनियां रहे, और वहां भी उसके सामान बेचे, और वहां भी उसका पावर रहे, तो वो क्या कहलाएगी, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है, याद रखिए। मैं उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, ठीक है।
आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि रबी फसलें क्या है, 4 उदाहरण देना है। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए, रबी फसलों को शीत ऋतु में, रबी फसल को कब हम शीत ऋतु में, ठीक है, शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में हम लोग क्या करते हैं? उसको बो देते हैं। अभी देखिए अब कौन सा चल रहा है? नवंबर चल रहा है। इस महीने में कटाई पूरी तरह से लगभग शुरू खत्म हो जाएगी, दिसंबर तक हो जाती है। तो ये क्या होता है, कहीं कहीं पर अक्टूबर से भी बोना शुरू होता है, कहीं कहीं पर दिसंबर तक भी जाकर शुरू होता है। यानी अक्टूबर और दिसंबर के बीच में क्या होता है? रबी फसल की बुआई हो जाती है। देखिए गेहूं बोना शुरू हो जाएगा अब, ठीक है, ठीक है। ये ठंडियों के दिनों में होता है रबी फसल, ठीक है। तथा ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से लेकर जून के बीच में काट लिया जाता है। अब देखिएगा ज्यादातर क्या होता है, मार्च से शुरू करते हैं, लेकिन अप्रैल ठीक है, मार्च अप्रैल में कटाई शुरू होती है, लेकिन कहीं कहीं देखा जाता है कि अप्रैल से मई में भी कटाई शुरू होती है। इसलिए यहाँ पर अप्रोक्स में लिख दीजिएगा कि मार्च से लेकर के जून के बीच में कटाई जाता है, या अप्रैल से जून भी लिख सकते हैं, ठीक है, अप्रैल से मई भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, ये मार्च से मई भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं महीना में क्या होता है, रबी फसल की कटाई होती है, याद रखिएगा, ठीक है। 4 रबी फसलें हैं, देखिए 4 जो है रबी फसलें हैं। 4 रबी फसलें कौन कौन है? गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है। ये सभी का सभी क्या है? रबी फसल है, जो शीत ऋतु में बोई जाती है, जो ठंडियों में बोई जाने वाली फसल है। मैं उम्मीद करता हूं आप सबको यहां तक समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आपदा से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है क्या समझते हैं, ठीक है। बहुत ही कम समय में आकस्मिक घटने वाली ऐसी घटना है जिसका तत्काल प्रभाव पर्यावरण एवं प्राकृतिक संपदा और मानव जीवन संकट पर पड़े, जिससे जान मान की अपार क्षति हो। मतलब ऐसी घटना जो अचानक आ जाती है, बिना बुलबुलाए मेहमान की तरह आती है, जब आती है तो बहुत नुकसान करके चली जाती है। धन पैसा कौड़ी सब कुछ बर्बाद करती है। धन पैसा मतलब नहीं होता है कि जो घर बनाया वो पैसा नहीं लगा था, जो बैल गोरू खरीदे तो वो भी पैसा, गाड़ी उड़ी सब में पैसा लगता है। इस तरह से क्या और आपका नुकसान ही हो रहा है। यह आपदा कहलाती है। आपदाएं अल्पकालीन होती है, अल्पकालीन मतलब वो आपदाएं बहुत अल्प समय के लिए आती है, बहुत कम समय में आती है, बहुत जल्दी भी चल जाती है, लेकिन उतने में समय बर्बाद करके चल जाएगी। अर्थात कम समय में ही संपादित होती है, बहुत कम समय में ये एक्टिव हो जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। परंतु इसके जो दुष्परिणाम होते हैं बहुत दीर्घकालीन होते हैं, मतलब बहुत कम समय में आ जाती है और बहुत ही खतरनाक प्रभाव डाल के चली जाती है, याद रखिएगा आपदा, ठीक है। अचानक आएगी, अचानक सबको लेकर डूब के चली जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपदा के बारे में समझिए। प्राकृतिक आपदा और कृत्रिम आपदा भी होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं इस अच्छे से समझ लिए होंगे। चलिए तो मैं आशा करता हूं यहां तक आपने वीडियो को देखा, कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, अपना कमेंट राय से जरूर बताइएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।